हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास 9 केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर नंबर 2। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। छोटा सा टॉपिक है, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझने हैं इसके। तो ये टॉपिक हमारे लिए बिल्कुल हलवा मक्खन मलाई हो जाएगा। ओके, तो टॉपिक हमारा है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। अब रिलेटिव एटॉमिक मास समझने से पहले मैं आपसे कुछ सिंपल क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप मार्केट में जाएं, जाके आपने कोई फ्रूट खरीदना है, तो कोई वेजिटेबल खरीदनी है, तो फिर दुकान वाला क्या करेगा? दुकान वाला लेगा एक तराजू। ठीक है, तो तराजू में एक तरफ रखेगा कोई वेट और दूसरी तरफ रखेगा कोई फ्रूट। अगर आप ले रहे हैं एप्पल्स ले रहे हैं तो दूसरी तरफ वो एप्पल्स रखेगा। यहाँ तक तो बात आपने रियल लाइफ में ऑब्जर्व की होगी। अच्छा जी, एक तरफ उसने एप्पल्स रख दिए और दूसरी तरफ उसने रख दिया कोई स्पेसिफिक वेट। अब वो वेट जो है वो आपको क्या बोलेगा कि ये वेट कौन सा है? ये जो पत्थर है उसके पास वेट वो कौन सा है? किलोग्राम का है या फिर ग्राम का है? इसी तरह है ना, बिल्कुल जी। आपने कोई फ्रूट्स लेने हैं तो आप कहेंगे यार मुझे 1 किलो फ्रूट्स चाहिए, तो वो दूसरी तरफ 1 किलो का वेट रखेगा और दूसरी तरफ तराजू के दूसरे पलड़े के अंदर वो डाल देगा फ्रूट्स। और अगर वो उनका वेट बराबर हो गया तो कहेगा यार ये लो 1 किलो पूरे हो गए और ये आप इसके पैसे दे दो। तो इस तरह वो वेट करेगा। तो हमने समझा कि तराजू के दो पलड़े होंगे। इस तरह हम बना लेते हैं। ठीक है, एक तरफ जो है ना उस बंदे ने रखा है कोई वेट। ठीक है, कोई वेट रखा है, पत्ता रखा हुआ है, 1 किलोग्राम का है कुछ भी। और दूसरी तरफ आपने अगर फ्रूट्स लेने हैं तो आपने यहाँ पर फ्रूट्स रखनी है दूसरी तरफ। ठीक है, तो जब वेट करेगा उसका वेट बराबर आ जाएगा तो आप कहेंगे हाँ यार 1 किलो पूरा हो गया हमारा। इसी तरह रिलेटिव एटॉमिक मास हमें ये समझाता है क्योंकि चूंकि एटम का साइज बहुत छोटा है और एटम का जो मास है वो भी बहुत छोटा है, उसको भी हम किलोग्राम्स, ठीक है, जिस तरह हमने फ्रूट मेजर किए थे हमने किलोग्राम से फिर ग्राम से मेजर कर लिए थे, उसको हम किलोग्राम या ग्राम में मेजर नहीं कर सकेंगे क्योंकि किलोग्राम और ग्राम जो है ना वो फिजिकल क्वांटिटीज है। इसका मतलब ये है कि वो रियल लाइफ में हमें वो चीजें ऑब्जर्व कर होती भी हमें नजर आती हैं एक्चुअली। ठीक है, हम ग्राम को उठाएंगे, 1 ग्राम के वजन को भी आप उठा लें आपको वजन फील होगा। आप 1000 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम जिसको कहते हैं आप उसको भी अपने हाथ में उठा लें आपको भी इसका वजन फील होगा। तो यहाँ तक तो बात बिल्कुल क्लियर है कि हम ग्राम और किलोग्राम को रियल लाइफ में कोई चीज अपने मेजर करनी है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऐसी चीज जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं देख सकते हैं, जैसे कि फ्रूट्स हो गया, फिर वेजिटेबल्स हो गई, या कुछ भी हो गया, या इंसान का अपना वेट हो गया, वो भी किलोग्राम में आता है। लेकिन एटम का मास जो है ना वो बहुत कम है। इसके लिए साइंसदानों ने क्या किया? साइंसदानों ने एक स्टैंडर्ड वेट ढूंढा। जिस तरह हम यहाँ पर बटा रख रहे हैं, वेट रख रहे हैं ना ग्राम और किलोग्राम का, इसी तरह साइंसदानों ने एक नया स्टैंडर्ड वेट ढूंढा जिसकी बदौलत, जिसकी वजह से वो एक तरफ उसको रखेंगे स्टैंडर्ड वेट को और दूसरी तरफ किसी और एटम का वेट मेजर करेंगे। बात क्लियर हो रही है? मैंने कहा है कि तराजू के दो पलड़े हैं, एक के ऊपर वो रखेंगे स्टैंडर्ड मैस और दूसरी तरफ दूसरा आइटम रख देंगे कोई, ताकि हम उस स्टैंडर्ड मैस की वजह से दूसरे आइटम का वजन मेजर कर सकें। और वो स्टैंडर्ड मैस होने का जो एजाज हासिल हुआ है वो हुआ है कार्बन 12 को। किसको? कार्बन 12 को। अब ये कार्बन 12 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये देखिए ये कार्बन है, सिंपल पीरियोडिक टेबल में नजर आता है। और पीरियोडिक टेबल में हमें एटॉमिक मास अगर हम किसी का देखें ना कार्बन का, तो कार्बन का जो एटॉमिक मास है ना वो है 12। आप कहेंगे कि हमने यार आइसोटॉप से बड़ा कार्बन 12 के अलावा कार्बन 13 कार्बन 14 भी होते हैं। बिल्कुल होते हैं, वो आइसोटॉप्स होते हैं। उनकी जो क्वांटिटी दुनिया में पाई जाती है ना वो कम है एज कंपेयर टू कार्बन 12। तो कार्बन 12 एक ऐसा एलिमेंट हो गया कि जो दुनिया में बहुत तादाद में पाया जाता है। तो इसलिए कार्बन 12 को एक स्टैंडर्ड वेट बना के हम लेके चलेंगे और किसी और दूसरे एटम के मास को अगर मेजर करना है तो वो तराजू के दूसरे पलड़े में रख देंगे, ताकि हम कार्बन 12 की वजह से हम दूसरे का मास भी मेजर कर सकें। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। आगे चल के हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे कि कार्बन 12 ही को क्यों लिया है और कार्बन 12 क्या पूरे कार्बन 12 को हम तराजू के एक पलड़े पे रखेंगे? तो इसका आंसर है नहीं, ऐसा नहीं रखेंगे। हम कार्बन 12 के टोटल 12 हिस्से कर देंगे, टोटल 12 हिस्से हम कर देंगे। ओके, कार्बन 12 के हमने टोटल 12 हिस्से करने हैं और इन 12 हिस्सों में से हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आप समझे हमने कार्बन 12 लिया, कार्बन 12 के हमने 12 हिस्से कर दिए। ठीक है, तो 12 हिस्सों में से कोई एक हिस्सा उठाएंगे और उसको हम स्टैंडर्ड बनाएंगे। कार्बन 12 के 12 हिस्से करेंगे और 12 हिस्सों में से एक हिस्सा लेंगे और उसको हम स्टैंडर्ड मैस बनाएंगे, जिसकी वजह से हम एटॉमिक मैस ऑफ अदर एलिमेंट भी मेजर कर सकते हैं। बात हो रही है क्लियर? तो इसी तरह हम कार्बन 12
g को स्टैंडर्ड बनाते हुए किसी दूसरे एलिमेंट का मास मेजर करेंगे। जैसे कि हमने मेजर किया है यहाँ पर हाइड्रोजन का, कि जो हाइड्रोजन 1 एटॉमिक मास स्केल पे 1.007 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमने क्या किया, हमने लिया एक तराजू, हमने लिया एक तराजू, ठीक है, तराजू का एक साइड, तराजू का, अब जैसा भी बन रहा है गंदा मंदा, आपने कोई मसले की बात नहीं है, आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने की तरफ जाना है। ये तराजू के दो पलड़े हैं, ठीक है, दो साइड्स हैं, एक ये दिस वन एंड अदर इज दिस वन। इस तरफ जो है ना, इस तरफ हम रखेंगे 1/12 क्या, कार्बन, कार्बन 12 का एक हिस्सा रखेंगे हम यहाँ पर, और यहाँ पर दूसरी तरफ हम रखेंगे हाइड्रोजन, ठीक है, कौन सा, हाइड्रोजन 1 वाला, हाइड्रोजन 1 वाला जो होता है ना वो रख लेंगे। मिसाल समझा रहा हूँ सिर्फ आपको, हाइड्रोजन 1 रख लेंगे। अगर तो ये तराजू का दोनों पलड़े बराबर आ जाए, यानी कि वेट बैलेंस हो जाए, आप गए 1 किलो अमरूद खरीदने, तो उसने तराजू के एक पलड़े में 1 किलो वाला वेट रखा और दूसरे तराजू के साइड पर उसने 1 किलो अमरूद डाले हैं। फिर क्या हुआ, तराजू के दोनों जो पलड़े हैं ना, दोनों जो इसके तराजू के साइड्स हैं वो बराबर आ गए। जब वो बराबर आ गए, उसने कहा हाँ यार ये जो आपके अमरूद है ना, अब 1 किलो अमरूद बन गए। इसी तरह कार्बन 12 का, कार्बन 12 जिसका एटॉमिक मास है, उसका हमने एक हिस्सा लिया, एक हिस्से को तराजू के एक साइड पर रखा और दूसरे हिस्से पे हमने अदर एलिमेंट जैसे कि हाइड्रोजन 1 रखा। जब इनका वेट दोनों का बराबर आ जाएगा, फिर हम कहेंगे कि यार ये है रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, और वो क्या है 1.007। अब 1.007 किस तरह आया, देखिए आप खुद ही समझें बात को। कार्बन 12 दिया हमने, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन है 12, ओके, हमने 12 के कर दिए 12 हिस्से, तो एक हिस्सा क्या हुआ, 1 हुआ, एक हिस्सा 1 हुआ, ठीक है। इसी तरह हाइड्रोजन का एटॉमिक मास भी 1 है, और जब दोनों के तराजू के पलड़े बैलेंस हो गए, तो हमने कहा कि यार कार्बन 12 जिसका एक हिस्सा 1 के बराबर है, 1 एएमयू के बराबर है, तो हाइड्रोजन का जो मास है वो भी 1 एएमयू के बराबर है। तो जब बैलेंस हो गया दोनों, तो हमने इस तरह आइडिया लगा लिया कि हाइड्रोजन का मास जो होता है ना वो होता है 1 एएमयू, और एएमयू क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, एटम का मास एक यूनिट का, ठीक है, एक यूनिट का एटम का मास, यानी कि अगर हम बात करें ना मल्टीपल एटम्स की बात करें, तो अगर एक एटम की बात करेंगे ना, तो उसको कह देंगे यूनिट, सिंगल यूनिट। तो होपफुली मैंने बहुत कोशिश किया कि आपको आसान तरीके से समझा सकूं, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। अच्छा जी, जिस तरह उसने कहा है कि सल्फर 32 होता है, ठीक है, तो इसका राउंड ऑफ करने के बाद 32 बना, वैसे इसका जो मैथ होता है ना वो होता है 31.972 एएमयू। इसका मतलब ये है कि ये हाइड्रोजन के मुकाबले में 32 गुना ज्यादा हैवी है, या हम कहेंगे कि 112 ऑफ कार्बन के मुकाबले में, कार्बन 12 के 12 हिस्सों में से एक हिस्से को कंपेयर कर रहे हैं अगर हम सल्फर के साथ, तो हम कहेंगे कि कार्बन का एक हिस्सा उसके मुकाबले में सल्फर 32 जो है ना, सल्फर 32 32 गुना ज्यादा भारी है कार्बन 12 के एक हिस्से के, जिसके हमने 12 हिस्से किए हुए। तो मैंने कोशिश की है आपको बहुत इजी करके, बहुत सिंपल वर्ड्स में इसको समझाने की कोशिश करूँ एग्जांपल्स के साथ, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। तो अब हम अगले हमारे पास एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है कि हाउ वुड यू कंपेयर द मैसेज ऑफ एटम्स ऑफ MgCl। अच्छा जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज का हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो रिलेटिव एटॉमिक मास के नीचे जो लिखा हुआ है वो है कि हम किस तरह मैग्नीशियम और क्लोरीन के मास को आपस में मेजर करेंगे। तो मेजर करने का तरीका क्या है कि हमें इनका एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि मैग्नीशियम Mg हैज relative atomic mass कितना, 24.31 AMU, ठीक है। ये रिलेटिव एटॉमिक मास है किसका, किसका, मैग्नीशियम का। ओके, अब हमें पता होना चाहिए क्लोरीन का, तो हम कहेंगे क्लोरीन हैज, यहाँ लिखने आप रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है उसका, 35.45 AMU। हम कंपेयर कर रहे हैं एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम एंड एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन को, तो हमें पता लग गया कि 24 जो है वो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास है। कहाँ से पता लग गया, ये आपको आना चाहिए, याद होना चाहिए। और क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है ना वो है 35.45। अब कंपेयर कैसे करेंगे, हम कंपेयर ऐसे करेंगे कि हम ये जो बड़ी वाली वैल्यू है किसकी, क्लोरीन की, हम कहेंगे कि 35.45 डिवाइडेड बाय 24.31, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, हेडिंग डाल देंगे कंपेयरिंग, कंपेयरिंग इसकी हम डाल देंगे यहाँ पर हेडिंग। हम ये डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1.46। 1.46 हमारा आंसर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, हम कहेंगे दिस मीन, इसका मतलब है कि अगर हम वी टेक if we take equal number of Mg and Cl,
इक्वल नंबर ऑफ मतलब यही हुआ, अगर आपके पास 1 मोल mg का है तो आप क्लोरीन का भी एक ही मोल लेंगे, अगर आपके पास 10 मोल्स mg के हैं तो आप हमने Cl के भी 10 मोल ही लेने हैं। तो इक्वल नंबर्स का मतलब ये हुआ। ठीक है। अच्छा जी, अब हम कह रहे हैं कि इफ इसका मतलब है कि इफ वी टेक इक्वल नंबर ऑफ mg एंड Cl एटम्स, सो द टोटल mass of Cl atom will be higher than that of mg atom। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ ना, इसका मतलब ये है कि अगर हमने कंपेयरिंग किया था ना, डिवाइड किया था दिस को और इसको आपस में डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 1.46। तो हम कह सकते हैं कि जो क्लोरीन है वो 1.46 टाइम्स ज्यादा हैवी है कंपेयर टू mg। हम यहाँ एक लाइन लिख सकते हैं कि Cl is 1.46 times heavier than mg। एक लाइन हम यहाँ लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद फिर आप ये लिखते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ले रहे हैं mg और Cl के, तो फिर हम कहेंगे कि Cl का जो एटम है वो ज्यादा भारी है एज कंपेयर टू mg। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो क्वेश्चन है इसकी भी अच्छे से समझ आ गई होगी। तो हम लेक्चर को यहाँ पर खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैलकुलेशंस करना सीखेंगे हम कि किस तरह हमारे पास डिफरेंट आइसोटोप्स अवेलेबल हो और डिफरेंट आइसोटोप्स की हेल्प से हम रिलेटिव एटॉमिक मास किस तरह निकाल सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।